प्रश्न, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? विकल्प हैं। अ. कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। बी. सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। सी. कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। डी. सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। सही उत्तर है बी. सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। मंदी तब होती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था 2 लगातार तिमाहियों तक कम हो जाए। इसका मतलब है कि देश का कुल उत्पादन यानी जीडीपी घट रही होती है। मंदी का असर सिर्फ जीडीपी पर नहीं होता, बल्कि लोगों की आमदनी, नौकरी, फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता और दुकान की बिक्री पर भी पड़ता है। जब मंदी होती है तो सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है और नई चीजें बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि वह अपने खर्च को बढ़ाए और टैक्स कम करे, ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा हो। इससे मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था फिर से ठीक होने लगती है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? विकल्प हैं। अ. केवल निवासी भारतीय नागरिक। बी. केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति। सी. राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। डी. सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को शुरू किया। इसमें 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह भारत में रहता हो या विदेश में, शामिल हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खास नियम है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़कर जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी में आए हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार के वे सभी कर्मचारी जो अपनी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद नौकरी में आए हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? विकल्प हैं। अ. 101वां संशोधन अधिनियम। बी. 102वां संशोधन अधिनियम। सी. 103वां संशोधन अधिनियम। डी. 104वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है अ. 101वां संशोधन अधिनियम। व्याख्या, सरल भाषा में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके तहत केंद्र और राज्य के अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर एक ही कर प्रणाली यानी जीएसटी लागू की गई। यह संशोधन जीएसटी काउंसिल के गठन और उसके कामकाज के लिए भी संवैधानिक प्रावधान देता है। प्रश्न, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? विकल्प हैं। अ. केंद्रीय बजट 2005 से 6। बी. केंद्रीय बजट 2006 से 7। सी. केंद्रीय बजट 2008 से 9। डी. केंद्रीय बजट 2004 से 5। सही उत्तर है अ. केंद्रीय बजट 2005 से 6। व्याख्या, भारत में जेंडर बजटिंग 2005 से 6 के केंद्रीय बजट से शुरू हुई। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुख्य धारा के विकास में बराबरी से शामिल करना है। इसमें नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को बनाते, लागू करते और समीक्षा करते समय महिलाओं की जरूरतों और दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें पुरुषों के बराबर विकास का लाभ मिल सके। 5 प्रश्न, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। विकल्प हैं। अ. 32%। बी. 47%। सी. 42%। डी. 41%।
सही उत्तर है सी 42%। व्याख्या वाई रेड्डी की अध्यक्षता में बने 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवलकर राजस्व में से 42% राज्यों को देने की सिफारिश की। वहीं 15वें वित्त आयोग ने 41% देने की सिफारिश की है। 6 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? विकल्प हैं 101वां संशोधन अधिनियम, बी 152वां संशोधन अधिनियम, सी 153वां संशोधन अधिनियम, डी 154वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है 101वां संशोधन अधिनियम। व्याख्या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016 में पारित हुआ और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके तहत केंद्र और राज्यों के अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। 7 प्रश्न भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? विकल्प हैं वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी योजना आयोग। सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। 8 प्रश्न राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है। विकल्प हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, बी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश F.PI, सी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश F.TI। सही उत्तर है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। व्याख्या राजस्व तटस्थ दर वह दर होती है जो जीएसटी के तहत पूर्व के राजस्व आय से मेल खाती है ताकि सरकार को राजस्व में नुकसान न हो। 9 प्रश्न भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? विकल्प हैं वीपी सिंह, बी पी चिदंबरम, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी यशवंत सिन्हा। सही उत्तर है वीपी सिंह। व्याख्या वर्ष 1985 से 46 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। 10 प्रश्न सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी वित्त आयोग। सही उत्तर है सी वित्त मंत्रालय। व्याख्या वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का नियंत्रण होता है। यह विभाग केंद्रीय बजट संसाधनों के प्रबंधन, व्यय की निगरानी और वित्तीय नियमावली लागू करने का काम करता है। 11 प्रश्न भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? विकल्प हैं पूर्ण रोजगार, बी मूल्य स्थिरता, सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। सही उत्तर है सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। व्याख्या भारत सरकार की राजकोषीय नीति में पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण शामिल है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन इस नीति का उद्देश्य नहीं है। 12 प्रश्न निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? विकल्प हैं प्रो कीन्स, बी प्रो पीगू, सी प्रो मार्शल, डी प्रो क्राउथर। सही उत्तर है प्रो कीन्स। व्याख्या कीन्स ने कहा कि आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए सरकार को राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए और सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए। वर्ष 1936 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित की। 13 प्रश्न वित्तीय फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प हैं मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, बी कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति, सी
शेयर बाजारों को नियंत्रित करने संबंधी नीति। डी, देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधों के बारे में नीति। सही उत्तर है बी, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। व्याख्या। वित्तीय या राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकार से जुड़ी होती है, जिसमें सरकार की आय, कर सहित और व्यय शामिल होते हैं। 14। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? विकल्प हैं अ, उत्पादन नीति, बी, कर नीति, सी, विदेश नीति, डी, ब्याज दर नीति। सही उत्तर है बी, कर नीति। व्याख्या। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरण हैं। 15। प्रश्न, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? विकल्प हैं अ, योजना मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सही उत्तर है बी, वित्त मंत्रालय। व्याख्या। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और इसे हर साल बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है। 16। प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। विकल्प हैं अ, योजना आयोग से, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सी, वित्त मंत्रालय से, डी, वित्त आयोग से। सही उत्तर है सी, वित्त मंत्रालय से। 17। प्रश्न, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? विकल्प हैं अ, योजना आयोग को, बी, योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, सी, वित्त मंत्रालय को, डी, भारतीय रिजर्व बैंक को। सही उत्तर है सी, वित्त मंत्रालय को। 18। प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। विकल्प हैं अ, वित्त मंत्रालय द्वारा, बी, योजना आयोग द्वारा, सी, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। सही उत्तर है अ, वित्त मंत्रालय द्वारा। 19। प्रश्न, बजट एक लेखपत्र है। विकल्प हैं अ, सरकार की मौद्रिक नीति का, बी, सरकार की वाणिज्य नीति का, सी, सरकार की राजकोषीय नीति का, डी, सरकार की मुद्रापचत नीति का। सही उत्तर है सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। व्याख्या। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है और यह वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का विवरण देता है। 20। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? विकल्प हैं अ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, फ्रांस, सी, भारत, डी, जर्मनी। सही उत्तर है अ, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हर व्यय को नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है। इसे सबसे पहले वर्ष 1973 में जिमी कार्टर ने लागू किया था जब वे जॉर्जिया के गवर्नर थे। भारत में इसे वर्ष 1986 में अपनाया गया। 21। प्रश्न, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? विकल्प हैं अ, ब्याज प्राप्तियां, बी, कर प्राप्तियां, सी, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश, डी, अल्प बचतें। सही उत्तर है डी, अल्प बचतें। व्याख्या। केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में कर प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश शामिल होते हैं। अल्प बचतें इसमें शामिल नहीं होती।